Good afternoon, all. Welcome to the Socio Mantra team. Myself, Aji sir, we are here for today discussing the orientation session of sociology. Now, previously, as we said that we come up with the initiative that is the sociology answer writing and brainstorming. So, today we are discussing the all things about the sociology answer writing initiative. your queries, many people messages, बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल किया, मैसेजेस किया कि पूछा कि सर ये जो इनिशिएटिव आप लॉन्च कर रहे हो तो इसमें एक फीस क्या होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फिर उसके बाद इसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे, जैसे आंसर डेली आप क्वेश्चन प्रोवाइड करना, डेली आंसर कॉपी चेक करके प्रोवाइड करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग देना, अर्ली मॉर्निंग टारगेट्स देना, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स एंड एनालिसिस, सोशोलॉजिकल एनालिसिस प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स है आपके मन में, वो सभी आज हम क्लियर करेंगे थ्रू दिस सेशन। और ये आज सेशन ओरिएंटेशन इसीलिए रखा गया है कि आपके सभी डाउट्स, सभी क्यूरीज, सभी क्वेश्चंस हम डिमोलिश और डिस्कस करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द sociology orientation session of 2026. Myself, as we previously discussed, is RG sir, and my Socio Mantra team having the 3 peoples having decent experience of these examinations. Why these sessions we generally take today, that is syllabus discussions and decoding and interlinking the paper 1 and paper 2. बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि नोट्स कैसे बनाए, सिलेबस को डिकोड कैसे करें, डिकोड सिलेबस का एक्चुअली डिमांड्स क्या है, राइट। तो उसी के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस कैसे इंटरलिंक करके पढ़ना है। वैसे हमें देखना है कि सिलेबस को एक स्ट्रक्चर वाइज और एक फॉर्मल वे में हमें डिकोड कैसे करना है। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs and also conceptual clarity through the NCERTs. NCERTs and PYQs are the backbone of this preparation. Without NCERTs and PYQs, you will never going to clear this examination. Trust me. आपको PYQs और NCERT थ्रू ही समझ में आएगा कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का डिमांड्स क्या है और इस एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है। बहुत सारे इमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप लोग जाओगे, कोचिंग ज्वाइन करोगे, आंसर राइटिंग करोगे, बट बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी ये एग्जाम जाके क्लियर होगा। बहुत सारे लोग मेंस में क्लियर नहीं कर पाते हैं बिकॉज एनसीईआरटी के कीवर्ड उनके आंसर से मिसिंग है। तुम्हें देखना चाहिए कि कीवर्ड्स को एग्जामिनर्स मार्क्स दे रहा है, इथनोमेथोडोलॉजी क्या है, फेनोमेनोलॉजी क्या है, ये कीवर्ड जब तक आप पॉजिटिविस्ट अप्रोच से सब्सटेंशिएट नहीं करते हो तब तक ये एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, दिस इज द माय वर्ड्स, बिकॉज वी हैव the decent experience of this examination. That's why we have come up here with that a structural analysis of syllabus, decoding of the NCERTs, decoding of the PYQs. That is important for this preparation. Now let us start with the next, that is why सोशो मंत्रा। मेनी पीपल हैव डाउट कि ये सोशो मंत्रा क्या है, टीम का क्रेडेंशियल्स क्या है, बहुत सारे डाउट्स है। डोंट वरी, टुडे इवनिंग 8 PM विल टेक द सोशोलॉजी डिस्कशन सेशन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज सोशो मंत्रा। ओके, 8 बजे आज रात सभी को आना है। हम पब्लिक ग्रुप में सभी प्रकार की आपकी क्यूरीज और डाउट्स सॉल्व करेंगे। तो सोशो मंत्रा को ज्वाइन क्यों करना है, पहला क्वेश्चन ही दिमाग में आएगा कि ये सोशो मंत्रा है क्या और सोशो मंत्रा को ज्वाइन क्यों करना है। दैट इज द कंसेप्ट टू आंसर अप्रोच। हमारा एक ही है कि जब आप एनसीईआरटी से कंसेप्ट सीख जाते हो तो उस कंसेप्ट को आंसर में टर्न करो, मतलब लिखने की कोशिश करो। दैट इज वी डोंट प्रमोट द रोट लर्निंग। जैसे आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आते हो और उसी टाइप की रोट लर्निंग स्टार्ट कर देते हो और आपको लगता है ग्रेजुएशन जैसे पढ़ के एग्जाम पर क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग हैं, टॉपर्स है, उनसे जाके पूछो, जब तक उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए इस सिलेबस से और इस PYQ डिकोडिंग से और अपने खुद के माइक्रो नोट्स बना के, तब तक एग्जाम उनसे भी क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो सरफेस पे यूट्यूब पे एग्जिस्ट करती है, आप लोग सुनते हो, प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में लेके जाते हो, 3-3 4-4 साल आपके खत्म हो जाते हैं, डिमांड क्या है समझ नहीं आता है एंड यू विल एंड अप विथ नथिंग। ट्रस्ट मी,
because I am senior, I am going through the error and trial with that subject. I learn the many things, many shortcuts, finally I understand कि इसका डिमांड क्या है. तो हमारा काम क्या है कि कंसेप्ट के साथ आपको आंसर में कैसे टर्न करना है. वी डोंट प्रमोट एज वी से कि रोट लर्निंग नहीं होगा. डेली बेसिस सुबह टारगेट दिया जाएगा, इग्नू का मटेरियल दिया जाएगा, एनसीईआरटी का मटेरियल दिया जाएगा, टारगेट रहेगा शाम को 5 बजे क्वेश्चन दिया जाएंगे वो सोशियोलॉजी के और चैप्टर वाइज. आपको 8 बजे तक उसे लिख के सबमिट करना है. हमारी टीम उसको चेक करेगी, फिर कॉपीज मेरे पास आएगी, उसको मॉडरेट करूंगा, फिर हर बच्चों को वो कॉपीज डिस्पैच करेंगे. इफ हमें कोई मेजर दिक्कत दिखाई देती है किसी के प्रिपरेशन में, आंसर राइटिंग में, तो डेफिनेटली वी विल कॉल देम पर्सनली. वी आस्क देम कि ये गलती कर रहे हो, ये गलती ना करें, बिकॉज उसी टाइम पे उस चीज को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So our focus is that converting basic concept NCERT, IGNOU and thinkers into the structure analytical answers. That is again that main pillar is that IGNOU material, NCERT material and thinkers. As we see that the many contemporary issues asked in the main examinations, right? मेंस के क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत सारे कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज मेंस में पूछे जाते हैं और उसमें एनसीईआरटी, इग्नू और थिंकर का एप्लीकेशन ना हो तो मार्क्स नहीं मिलते हैं. तो ध्यान में रहे कि इनका तीनों का ब्लेंड बना के आपको जो एनालिटिकल और जो अप्लाइड क्वेश्चन है उसमें लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज आप जो रोड लर्निंग करके गए हो, जो आपको सालों से ओल्ड गाइडेंस है, उसी बेसिस पे जाओगे तो सोशियोलॉजी में मार्क्स आना मुश्किल है. बिकॉज सोशियोलॉजी का एग्जाम अब अप्लाइड और एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गया है. आपको एप्लीकेशंस ऑफ थिंकर्स आने चाहिए. जैसा कि वी विल डिस्कस अबाउट द कार्ल मार्क्स एलिनेशन थ्योरी, कि कैसे एलिनेशन थ्योरी पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही पेपर 2 में सोशल स्ट्रक्चर और अदर स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर, हाउ द Karl Marx theory is important, alienation theory important to understand the basic fundamental of sociology, right? So, second thing is that PYQ based preparation. Socio Mantra always believe on the PYQs. PYQs के अलावा हम अपना नॉलेज दिखा के क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं और हम अपना सोशियोलॉजी का क्वेश्चन बनाएंगे. ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिए, बिकॉज आई फर्मली बिलीव एंड माई पर्सनल गारंटी एटलीस्ट 60 to 70% पेपर हमेशा PYQ बेस ही होता है. पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके देखोगे तो क्वेश्चन उस थिंकर चैप्टर से, स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर से, वर्क इकोनॉमिक लाइफ से या सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन से, कंपैरिजन ऑफ सोशल साइंस विद सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही पूछे जा रहे हैं. लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न और ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन अब अप्लाई नेचर हो गए हैं. तो अप्लाई नेचर क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या है कि कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज के साथ आपको PYQ को अंडरस्टैंड करके फिर एक ब्लेंड बना के फिर आपका आंसर लिखना है. और इसके लिए चाहिए कि आपको कोई आपका सीनियर मेंटोर हाथ पकड़ के आपको उस रास्ते पे लेके जाए जहां एग्जाम का डिमांड है. अदरवाइज आपने पढ़ तो लिया है, रिप्रेजेंटेशन नहीं करते आ रहा है, बहुत सारी चीजें सीख तो ली है, आंसर लिखने नहीं आ रहा है, एक तरह से अंदर से फोमो क्रिएट हो रहा है कि डिमांड क्या था, मैंने लिखा क्या है, फिर खुद पे सेल्फ डाउट आ रहा है और आपका प्रिपरेशन यही नौका जैसा धीरे नीचे ऊपर लाइक अ साइनोसाइडल वेवफॉर्म की तरह गिरते जा रहा है. तो करना क्या है, 1000 रुपए की शॉपिंग एक महीने के लिए कम करनी है. एक इनिशिएटिव ज्वाइन करना है जहां पे सीनियर मेंटोर तुम्हें रात के 11 बजे कॉल करके बताए कि जो तुमने सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में आंसर लिखा है तो तुमने डिफरेंशिएट किया है या सिमिलैरिटी लिस्ट किया है या वेबर का वहां पे थ्योरी अप्लाई किया है, एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया है. जब तक ये क्यूरीज आपकी सॉल्व नहीं होगी तब तक आपके प्रिपरेशन को एक शेप नहीं आएगा. ओके, तो PYQ बेस्ड प्रिपरेशन ये चलेगा. हमारा जो भी इनिशिएटिव होगा उसमें PYQ को 100% हमारा मतलब सपोर्ट रहेगा और उसी पे हमारा इनिशियो कैरी करेगा. ओके, यूपीएससी रिपीट द थीम्स. यस,
थीम्स रिमिट करेगा ही करेगा, ये मैं आज ही बोल रहा हूं। इफ 10 साल का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि स्ट्रैटिफिकेशन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, थिंकर्स के कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब दिमाग में एक पैटर्न क्लियर हो गया कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें इस चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ओके, that the themes report question we train you to the decode and answer through the previous year question. Our work is that कि हम आपको इस तरह से ट्रेन करेंगे कि आपको पीवाईक्यू का पैटर्न डिकोड करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन लोगे तो उसका बेसिक फाउंडेशन, बेसिक थीम वही रहेगी, आपको वही यूज करना है और वही लिखना है। यही स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जितना सिंपल अप्रोच रखोगे, एनसीईआरटी, इग्नू एंड थिंकर्स एंड कॉन्टेम्पररी इश्यूज को इंटरलिंक करके पढ़ोगे, तभी आपका प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जाएगा। बड़ी बड़ी किताबें लाओगे, कोचिंग ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम से लेक्चर उठाओगे, देखते रहोगे, प्रिपरेशन यही सालों साल चलते रहेगा, नोट्स बनती रहेगी, रिवाइज नहीं होगा और लास्ट में यही होगा कि आंसर लिखते नहीं आ रहा है। ध्यान रहे कि दिस एग्जाम डिमांड्स यू आंसर राइटिंग इन एग्जाम हॉल। ये एग्जाम तुमसे डिमांड नहीं कर रही है कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम कितने किताबें पढ़ के आए हो, तुमने इस सब्जेक्ट में पीएचडी किया है या नहीं। क्वेश्चन का डिमांड से, पीवाईक्यू की थीम से, उसे तुम्हें 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स में लिखना है। क्या तुमने डिमांड फुलफिल किया है या नहीं है, उसको ही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उसके लिए करना क्या है, right guidance with the proper understanding of syllabus and GNU materials and few standard books will gives you the right direction and satisfaction of your preparation, and definitely you will get the landslide victory in this examination. Okay, so this exam's backbone of this preparation, that is PYQs. Okay, daily answer writing practices, as I said previously कि हम डेली 5 बजे आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा वहां पे आपको डेली असाइनमेंट एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, जो मॉर्निंग में आपको टारगेट दिया गया था पढ़ने का, उसी पे हम एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड इवनिंग 5 o'clock। आपको 8 बजे तक लिख के वो सबमिट करना है। बट रेगुलर आंसर राइटिंग से क्या होगा, डिसिप्लिन आएगा, और इस एग्जाम का सक्सेस मंत्र डिसिप्लिन है। चाहे आप आईआईटी से हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या बैचलर ऑफ आर्ट से हो, फर्क नहीं पड़ता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मराठी में एक कहावत है, थेंब थेंब तळे साचे, मतलब छोटी छोटी मतलब बूंदों से बड़ा घड़ा भी भरा जाता है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, और उसी से आपका एक स्पीड इंप्रूव होगा, एक स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, और आपको वहां क्लियरिटी आएगी कि यस, इस तरह से हमें इस एग्जाम में प्रिपरेशन करना है, राइट। सो next thing is that brainstorming and multi-dimensional thinking. Brainstorming and multi-dimensional thinking, as previously we take the sessions and available on YouTube, that is सोशो मंत्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, मल्टी डायमेंशन में कैसे थिंक करते हैं, आपको वो सब पढ़ाया गया है। एक बार प्लीज जाके सोशो मंत्रा YouTube पे देख के वो लेक्चर देख लेना, आपको समझ आएगा कि जब हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो वो एसे राइटिंग में कैसे इंपॉर्टेंट है, इथिक्स का केस स्टडी सॉल्व करने में ब्रेनस्टॉर्मिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और सोशियोलॉजी के और जीएस के आंसर लिखते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आता है, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, एथिकल हो, लीगल हो, साइंटिफिक हो, देन एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ये डायमेंशन जब आंसर में झलकते हैं तो एग्जामिनर या पेपर चेकर खुद खुश होता है कि यस, दिस गाय हैविंग द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इन हिज आंसर। इसकी थिंकिंग जो लेवल है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है, और डिफरेंट डायमेंशंस में आपको एक स्कोप मिलता है आंसर लिखने में, जहां पे आप एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर्स एंड इंटरलिंकिंग के साथ उस आंसर को लिख सकते हो, और वही डिमांड है। Why the सोशो मंत्रा? Because personalized evaluation and feedback. As I said कि हमारी टीम एक
स्ट्रक्चरल लेवल पे काम करती है। मेरा काम है जो भी कॉपीज मेरे तरफ आती है उनको डीपली अंडरस्टैंड करना, बच्चे ने किस सेंस में इसको लिखा है, कौन से रिसोर्सेस यूज किए हुए हैं, बच्चे की कंसेप्ट कहाँ हिली हुई है, जो बॉडी है उसमें डायमेंशन इंक्लूड है, जो बॉडी है उसमें थिंकर्स का सप्लीमेंट है, जो बॉडी है उसमें क्या एग्जाम्पल से जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, वैल्यू एनरिचमेंट के लिए क्या बच्चे ने डायग्राम्स या कुछ डेटा फैक्ट फिगर यूज किए हुए हैं, तभी जाके वो आंसर कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अदरवाइज आई विल मेक पर्सनली द कॉल दैट मेंबर एंड आस्क हिम कि आपने ये गलती क्यों की, कौन सा रिसोर्स पढ़ा था और आपको इसको सुधारने के लिए ये पढ़ना चाहिए। तुरंत उस गलती को हम ब्रीच करने का काम करेंगे, तुरंत एज अ सीनियर एज अ ब्रदर की तरह आपको हम इस गलतियों से बचाने की कोशिश करेंगे। दैट इज द कंस्ट्रक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड फीडबैक हम देने की कोशिश करेंगे कि हाँ, इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन की डिमांड क्या है, ओके, इंट्रोडक्शन कितने वर्ड में होना चाहिए, उसके बाद इफ कीवर्ड डिकोडिंग इंट्रोडक्शन लिखना है तो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इफ डेटा फैक्ट सप्लीमेंट करके या थिंकर का ओपिनियन लिख के इंट्रोडक्शन करना है तो किस तरह से लिखना है, तो हम आपको बताएंगे। वो कंस्ट्रक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड फीडबैक रहेगा और आप उसको गाइड करेंगे। देन आवर फोकस इज फोकस ऑन पेपर 1 पेपर 2 इंटीग्रेशन। तो पेपर 1 पेपर 2 को हम इंटीग्रेशन करके पढ़ाएंगे कि बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि सर कि पेपर 1 का थिंकर्स पेपर 2 में यूज कर सकते हैं क्या, जीएस घुरे या एम एन श्रीनिवास या देसाई को हम पेपर 1 में यूज कर सकते हैं, या कार्ल मार्क्स वेबर डकहाइम को हम पेपर 2 में यूज कर सकते हैं। हम जब सेशंस लेंगे, जब संडे आंसर कॉपी डिस्कस होंगी, तब डेफिनेटली हम कैसे थिंकर्स को इंटीग्रेशन पेपर 1 के साथ करना है, कैसे पेपर 2 के साथ करना है, सब कुछ बताएंगे। ओके, इंटरलिंकिंग द स्टैटिक थ्योरीज विद द इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनिशिएटिव ज्वाइन करने के बाद कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि इंडियन सोसाइटी दैट इज पेपर 1 जीएस 1 जो हमेशा 70 to 80 मार्क्स को पूछा जाता है, उसमें कॉमन थीम्स है, सेम थीम सोशियोलॉजी पेपर 2 में भी है। पेपर 2 दैट इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसमें सोशल जस्टिस है, वहां से कम सोशल जस्टिस में 50-60 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। सोशियोलॉजी पेपर 2 से इंटरलिंक है। गवर्नेंस उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो सोशियोलॉजी पेपर 2 में है, जो हेल्प करता है, और इथिक्स में भी पेपर 2 बहुत काम में आता है। मतलब ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपके सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड इथिक्स को कवर करता है। दैट इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच। इफ चाइल्ड मैरिज को कवर करना है तो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कैसे करना है, सोशियोलॉजी पेपर 2 में विद द थिंकर्स अप्रोच एंड थ्योरीज, डिफरेंट फंक्शनल थ्योरीज होगी या थिंकर्स व्यूज हो गए, उनके थ्रू चाइल्ड मैरिज कैसे लिखना है। इंडियन गवर्नेंस, पॉलिटी के पेपर 2 में गवर्नेंस में हमें चाइल्ड मैरिज में लिखना है तो सिस्टम कहां फेल हुई है, मैरिज एज या प्रॉब्लम्स हैविंग विद द चाइल्ड मैरिज हम एड्रेस नहीं कर पाए, वो डिलीवर नहीं कर पाए, उतना अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई द चाइल्ड मैरिज इज स्टिल एग्जिस्टिंग। देन इथिक्स में चाइल्ड मैरिज पे केस स्टडी आती है, तो किस तरह से हम चाइल्ड मैरिज के एक्ट एंड कमिटीज एंड रिपोर्ट्स को इथिक्स के केस स्टडीज में सप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब अ सिंगल इशू कैन इंटीग्रेटेड थ्रू द 3-4 टॉपिक्स ऑन अ सिलेबस। दैट इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच नीडेड फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन। नहीं तो सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन करने के बाद, पेपर 2 पूरा खत्म करने के बाद फिर भी आप सोसाइटी या सोशल जस्टिस पढ़ रहे हो तो दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर। याद रहे, ये प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होता है। जब तक आपको सिलेबस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाता, डिकोड नहीं होता, इंटीग्रेटेड अप्रोच आप पेपर 1 पेपर 2 एंड अदर जीएस सब्जेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आपका प्रिपरेशन नौका जैसा अप डाउन चलते रहेगा। बहुत सारे बच्चे सालों साल वही नोट्स बना रहे हैं, वही किताबें पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच से दूर है, पता नहीं चल रहा है कौन से सब्जेक्ट में फुलफिलमेंट हुआ है नहीं हुआ है। इसलिए खुद को ट्रैक करने के लिए, खुद का प्रिपरेशन ट्रैक करने के लिए दिस इनिशिएटिव इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर यू। और ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने का फीस एक साथ भरो, मंथली इनिशिएटिव है, ज्वाइन करो, 1 महीना हमारे साथ दौड़ने की कोशिश करो, दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश करो, इब चलना आ गया तो दौड़ना भी सिखाई देंगे। जब बातें इतनी हम कर रहे हैं, जब आपकी गारंटी हम ले रहे हैं मिनिमल प्राइस में, तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू दैट गाइडेंस और दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट वेयर यू कैन फील योर सेल्फ
कि यस सेटिस्फैक्ट्री था। पिछला फीडबैक भी है, ओबी ग्रुप में हमने अपलोड किया है, पिछली बैच सोशियोलॉजी का फीडबैक काफी अच्छा रहा, आज भी पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए। हालांकि पर्सनली आई फील रिग्रेटेड, गिल्ट, एग्जाम की वजह से उनका इनिशिएटिव में कंटिन्यू नहीं कर पाया। इवन बच्चों की चाहत थी, इवन दे सेड कि सर कंटिन्यू करो, बट टाइम कंस्ट्रेंट था, कुछ इश्यूज थे तो नहीं कर पाया। लेकिन अब फिर से उनके लिए हम प्लेटफॉर्म पे कुछ वैकेंसीज अवेलेबल रखेंगे, नो इश्यूज। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड आंसर इनरिचमेंट। आंसर इनरिचमेंट क्या होता है कि स्टैटिक चीजें पढ़ के खाली उनको लिख के आना, मार्क्स नहीं मिलते हैं। जब तक आप एलिनेशन लिखते हो कार्ल मार्क्स का या ब्यूरोक्रेसी लिखते हो वेबर की, तो उस वक्त आपको एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी होता है। तब आपको जस्टिफिकेशन आपके पॉइंट का देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप आपके पॉइंट को इनरिच नहीं करते हो, जस्टिफाई नहीं करते हो, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन पिछले साल GS1 में पूछा गया था, शायद इस साल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिकॉज ऑफ ऑयल क्राइसिस, ओके, तो मे बी सोशियोलॉजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूछा जाए। ओके, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सोशियोलॉजी में पूछा जाएगा तो वैल्यू एडिशन क्या होगा? वैल्यू एडिशन ये होगा कि आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव और निगेटिव्स के डायग्राम्स दिखाने पड़ेंगे। आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे जो भी थिंकर्स बात करके उनको कोट करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाउ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जिंग ऑफ सोसाइटी। अगस्त कांट इस पे क्या बोलते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसमें मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज एग्जामिनर्स मार्क्स नहीं देगा। तो जस्टिफिकेशन दैट इज इनरिचमेंट इज इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स इज इंपॉर्टेंट, थिंकर्स कोट इज इंपॉर्टेंट, then flowcharts, keywords, addition of the diagram, we will provide that and we will teach you how to make the diagram, how to make the flowchart and how to make the keywords, that sociological keywords that enrich your answer. if आपके sociology के answer में sociological keywords नहीं होंगे तो trust me you will not get marks, because society का answer और sociology का answer दोनों differentiate होने चाहिए। एग्जामिनर वही देखता है कि NCERT का फाउंडेशन कितना है, बेसिक कीवर्ड NCERT से उठाने है और आपको आंसर में लिखने हैं, दैट्स इट। अवॉइडिंग द कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक जनरली बच्चों को दिक्कत आती है क्वेश्चन देखने के बाद कि इंट्रोडक्शन कहां से शुरू करें, दैट इज द बिगेस्ट इश्यू, दे आर नॉट एबल टू राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन नहीं आता है तो आपको कीवर्ड कैसे डिकोड करके इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद इफ थिंकर्स का कोई कोट है तो उसको लिख के उसको सब्सटेंशिएट करके आपको इंट्रोडक्शन लिखते आना चाहिए। वो डेली प्रैक्टिस से होगा और आपको जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम में आता है तो वहां पे आपको उसकी हेल्प होगी, इस प्रैक्टिस की, इस डिसिप्लिन की। ओके, सो गाइड स्टे फ्रॉम द ओवरलोडेड नोट्स। सबसे बड़ा इशू है कि मार्केट में जो कलरफुल नोट्स बेचे जा रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। एज यूर सीनियर मेंटोर मैं खुद कह रहा हूं कि मार्केट से मटेरियल लाने से पहले 10 बार सोचना, क्या ये मेरे से डाइजेस्ट होगा, क्या ये कलरफुल है तो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मटेरियल को ओवरलोड मत करो। ये एग्जाम नहीं देखती कि तुम 10 किताबें पढ़ के आए हो या 50 किताबें पढ़ के आए हो। दिस एग्जाम ओनली आस्क यू हाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कितनी मेहनत की है, कंसेप्ट कितने समझे हैं और एग्जाम में कितना लिखा है, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलता है, राइट। तो मटेरियल को ओवरलोड मत करो। हमारी टीम ने ग्रुप में रिसोर्सेस डाले हुए हैं, please check that Social Mantra group and find that resources and read that resources very deeply, understand them conceptually, then and then you will clear this examination. Keep away from that market materials, colorful notes and one pager notes. हालांकि हम आपको सिखाएंगे one pager notes खुद की कैसे बनानी है। जब तक खुद का कंस्ट्रक्टिव मटेरियल नहीं बनता तब तक इस एग्जाम का बहुत सारी चीजें समझ नहीं आता। इसलिए believe on your hard works, believe on your own page notes, believe on your own concept, that's matter, right? तो बहुत सारे लोगों का लैक ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड पुअर प्रेजेंटेशंस होता है, स्ट्रक्चर ही मालूम नहीं है कि कैसे लिखना है। ओके, स्ट्रक्चर में फ्लो क्या होना चाहिए, बॉडी में डायमेंशंस क्या होना चाहिए, थिंकर्स का कोट क्या होना चाहिए, जस्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस एग्जांपल को कोट कहाँ करना है, लिंकिंग पैरा में थिंकर्स का कोई
कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो कैसे डालना है, फिर इंट्रोडक्शन को और बॉडी को लिंकिंग पैरा थ्रू कैसे सब मतलब लिंक करना है, ये चीजें नहीं आती, लिख के आना है, बस भर के आना है। किसी का हिटिंग अप्रोच होता है कि बुलेट में आंसर लिखते, कोई पैराग्राफ में आंसर लिखते। मैटर बुलेट पॉइंट्स का नहीं है, पैराग्राफ का नहीं है, मैटर इज दैट हाउ यू विल गोइंग टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एग्जाम ओरिएंटेड मेंटरशिप, और हमारी मेंटरशिप एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगी, और हमारी जो स्ट्रैटेजीज है, जो भी हमारे प्लान्स है, एग्जाम की डिमांड्स है, दैट इज द यूपीएससी डिमांड फ्रॉम अस एंड फ्रॉम यू, वही पढ़ाएंगे। द नेक्स्ट इज हाउ द इनिशिएटिव विल प्रोसीड ऑन द डेली बेसिस। ओके, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन होगा कि सर इनिशिएटिव किस तरह से ये प्रोसीड करेगा, मतलब डेली बेसिस में आप कह रहे हो दैट अर्ली मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, आप लोगों को टारगेट देंगे, एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग 6 AM आपको आपके टारगेट मिल जाएंगे। टारगेट में क्या होगा, इग्नू मटेरियल की सप्लीमेंट्री नोट्स होगी, वो आपको 10 पेजेस या 5 पेजेस पढ़ने को बोला जाएगा, वो आपको फिनिश करना होगा। उसके साथ टॉपर्स की नोट्स हम आपको खाली सैंपल देंगे कि उस टॉपर की नोट्स से, सैंपल से आपको अपनी नोट्स बनानी है। जब मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ब्रेनस्टॉर्म उस नोट्स में 3 पिलर में कैसे बनानी है, टॉपर नोट से भी तुम्हें कैसे मसाला एक्सट्रैक्ट करना है वो बताएंगे। फिर पीवाईक्यू उसके साथ सप्लीमेंट रहेगा। सुबह ये टारगेट देने के बाद आपको फिर 5 बजे उससे रिलेटेड 2 या 3 पीवाईक्यूज पोस्ट किए जाएंगे ग्रुप में, आपको 8 बजे तक लिख के सबमिट करने हैं। दिस इज द प्रोसीडिंग ऑफ आवर डेली बेसिस। डेली गोल्स रहेंगे completed in the early hours and ensure you productive start। ओके, उसके साथ हम न्यूज़पेपर ही सुबह सुबह द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो भी सोशोलॉजिकल न्यूज होगी उसको ग्रुप में डालेंगे। आप लोगों को इंटरेस्ट है उसको डिस्कस करना, आप डिस्कस ग्रुप डिस्कस वहां पे कर सकते हो, अदरवाइज मैं खुद उसको डिकोड करके सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करके ग्रुप में डाल दिया करूंगा। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एज आई सेड कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे प्रोवाइड करेंगे, उसको डेली प्रोवाइड करना। असाइनमेंट नोट्स मेकिंग, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, मॉडर्निटी पे नोट्स बनाओ, किस तरह का कौन नोट्स बना रहा है। फिर इमर्जिंग ऑफ सोशियोलॉजी पे नोट्स बनाओ, इंडस्ट्रियल खुद आपसे नोट्स बनाए जाएंगे क्योंकि ये आपको असाइनमेंट रहेगी, आपको मॉनिटर किया जाएगा कि नोट्स मेकिंग कैसे करनी है। उसके बाद आपने नोट्स बनाई है तो हमसे वो चेक करवानी है, फिर बनाएंगे कि हाँ मतलब आपकी आंसर राइटिंग हो रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, और उसके साथ हाँ आप क्या पूछ रहे हो। ओके, गॉट इट, आपका पॉइंट ये है, कोई नहीं। हम जो पूरी नोट्स आपको देंगे वो सैंपल बेसिस पे रहेगी, पूरी नोट्स आपको हम नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वी बिलीव ऑन योर पोटेंशियल, योर क्रिएटिविटी, योर इनोवेशंस। हम नोट्स दे देंगे तो आप क्या करोगे, फिर उसको नोट्स को रट्टाफिकेशन करोगे और ओमिटिंग का काम करोगे, वो नहीं चाहिए। प्रोसेस वो है ही नहीं। प्रोसेस ये है कि डेली बेसिस पे आपको टारगेट्स रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, आपको अकम्प्लिश करना है। क्लियर इट आउट। ओके, गुड, नाइस क्वेश्चन। हाँ, कि नोट्स का हम आपको टारगेट देंगे, आपके पास से हम नोट्स बना लेंगे, और बनाने के बाद वो चेक करके बाद आपको बोलेंगे कि हाँ यू आर राइट ऑन द ट्रैक। इफ कुछ इनरिचमेंट उस नोट्स में करनी है तो डेफिनेटली वी विल सजेस्ट कि इस नोट्स में आप ये थिंकर्स फ्लो चार्ट या कोई कंसेप्ट रिमेनिंग या कॉन्टेम्परेरी एग्जाम्पल हो तो ऐड कर लीजिए। क्लियर। देन इग्नू मटेरियल का एज यू सेड द टॉपर नोट्स एंड इग्नू मटेरियल वी विल प्रोवाइड। डेली इग्नू मटेरियल टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको क्या मतलब निकालना है, कितना निकालना है, वी विल टीच। देन अगेन आई सेड कि न्यूज़पेपर सप्लीमेंट रहेगा। ओके, विदाउट न्यूज़पेपर हम प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एग्जाम अब कॉन्टेम्परेरी एप्लीकेशन बेस हो चुका है, एग्जाम का नेचर या सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस का नेचर अप्लाई हो चुका है, तो हमें हर चीज को न्यूज़पेपर के साथ इंटरलिंक करके देखना चाहिए, राइट। तो हमारा असाइनमेंट डेली बेसिस पे इस तरह रहेगा। ये पुरानी बैच का मतलब ओल्ड बैच असाइनमेंट वी हैव असाइनमेंट नंबर 10 दैट इज चैप्टर नंबर 4 सोशियोलॉजिकल थिंकर टैलकोट पर्सन। दैट इज वी प्रोवाइडेड द 2 क्वेश्चंस दैट इज एनालिसिस द टैलकोट पर्सन कंसेप्शन ऑन पैटर्न वेरिएबल, शॉर्ट नोट ऑन रिलेवेंस ऑफ पैटर्न वेरिएबल। आपको ये 10 या 11 बजे तक सबमिट करना है, लिख के ये प्रोवाइड किया गया होगा शाम के 5 बजे। ओके, सबमिट करना है 10 बजे तक। 2 ही क्वेश्चन है, इसके साथ आपको ब्रेनस्टॉर्म शीट
एंड आंसर कॉपी सबमिट करनी होती है और आपको अगले दिन या उसी दिन चेक करके आपकी कॉपी दी जाती है विद द प्रॉपर फीडबैक. इफ वी फाइंड द मेजर मिस्टेक्स इन योर कॉपीज वी डायरेक्टली रीच आउट यू थ्रू द योर सोशल मीडिया और थ्रू द कॉल, राइट. तो दिस इज आवर फॉर्मेट ऑफ डेली बेसिस प्रोवाइडिंग द असाइनमेंट. और ये डेली बेसिस पे रहेगा. जब तक आप इस इनिशिएटिव में हो तब तक आपको ये असाइनमेंट डेली बेसिस पे लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. डेली प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा और इस प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिलेगी कि डेली हमारी क्यूरीज, डेली हमारे चैलेंजेस एड्रेस हो रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि प्रिपरेशन कितना डीप में जा रहा है, कितना ऊपर है और हम इसको कितना सिलेबस को कवर कर पा रहे हैं. मतलब एवरीथिंग ऑन द ट्रैकिंग मोड. कितना सिलेबस कवर हुआ, कितना नोट्स बना, कितना पीवाईक्यू सॉल्व हुआ, दैट विल बी मेजर्ड थ्रू आवर मॉनिटरिंग, राइट. Many people have the doubt कि नोट्स कैसे बनाए सोशियोलॉजी के मार्किंग. मैं बिलीव करता हूं खुद की मेहनत पे कि खुद बनाओ. हाँ, रेफरेंस लो लेकिन मेहनत खुद की हो, खुद का डिकोडिंग हो. तो जनरली दिस इज आवर नोट्स फ्रॉम सोशियो मंत्रा टीम. अभी तो हमने ये पेजेस पे बनाई है. तो हमेशा पेज को 3 पेज में डिवाइड करो. यहां पे अपडेट का ब्लॉक बनाओ. अपडेट, यहां पे जो भी थ्योरी है, थिंकिंग है कि चैप्टर तुम प्रोसीड कर रहे हो, जैसे कि यहां पे मैं थिंकर चैप्टर चल रहा है और कार्ल मार्क्स की मैंने एनिलेशन, इस चीज पे नोट्स बनाना है. एग्जाम के लिए लिया है, बाकी तुम बाकी चीजों पे ही ऐसे ही करना है. अभी एग्जाम्पल के सैंपल के तौर पे बताता हूं. और यहां पे क्या होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्म. मतलब यहां अपडेट, यहां थ्योरी और यहां ब्रेनस्टॉर्म. अब थ्योरी में क्या करना है कि थ्योरी ऑफ एलिनेशन. एलिनेशन क्या कीवर्ड लिखना है कि डिस्कनेक्टेड फील करना, इंस्टेंस फील करना. उसकी डेफिनेशन तुम्हें लिखनी पड़ेगी. डेफिनेशन लिख लिया. फिर कार्ल मार्क्स का कौन सा वर्क था या उसमें लिखा हुआ था कि इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें थ्योरी ऑफ एलिनेशन कार्ल मार्क्स ने लिखा हुआ है. डायमेंशंस ऑफ एलिनेशन, दैट इज एलिनेशन के फॉर्म है कि प्रोडक्ट से एनिलेशन होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के प्रोसेस से एलिनेशन होता है, ह्यूमन पोटेंशियल से एनिलेशन होता है और फेलो वर्कर से एनिलेशन होता है. इन चारों का लिखते हुए तुम्हें लिखना है कि प्रोडक्ट मतलब आईफोन, प्रोडक्ट का एनिलेशन की. आईफोन तो हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय है, मतलब कंपनी में आईफोन की, एप्पल की, तो आईफोन तो बना रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट उसका है ही नहीं. हालांकि उसने अपना पोटेंशियल सब कुछ उस पर लगा दिया था, वो कि उसका ओनर कोई और है, तो उसको उससे एनिलेशन हो रहा है कि खुद से ही कर दे मुझको जुदा, समथिंग लाइक दैट. ओके, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस से भी एनिलेट है कि वही मैकेनिकल वही प्रोसेस चल रही है. देन ह्यूमन पोटेंशियल, उसकी क्रिएटिविटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट लॉस हो रहा है तो उसका एनिलेशन हो रहा है. तो फेलो वर्कर से उसको मतलब एनिलेशन हो रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है कहीं ना कहीं ये फ्लक्चुएशन हो रहा है. उसके बाद इसके कॉजेस क्या है, तो काजेस में तुम्हें डायग्राम यही छोटी निकालनी है कि डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है. उसके बाद रिलीवेंस टू द कॉन्टेम्पररी सोसाइटी, तो यहां पे आता है कि गिग इकोनॉमी पे ये लागू होता है कि यार इतना सारा काम करके 10 मिनट में डिलीवरी करके भी उनका वेजेस उनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो एनिलेट हो रहा है. फिर आईटी सेक्टर में जो ले ऑफ हो रहा है, ओरेकल ने क्या किया, अमेजॉन ने क्या किया, गूगल ने क्या किया, ले ऑफ हो रहे, लोग एनिलेट हो रहे कि इतना सब कुछ करके भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है. ओके, तो दैट कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब जा रहे हैं और एआई की वजह से भी लोग, बहुत सारे लोगों के जॉब जाने से एनिलेट, मतलब ये पूरा थ्योरी अप्रोच आपका यहाँ पे आ गया. मतलब एनिलेशन पे अब जब भी क्वेश्चन आएगा कार्ल मार्क्स की तो आपको बस ये रिवीजन करना है जो यहाँ पे लिखा है और लिख के आना है, बस यही है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स. 4 डायमेंशन लिख दिए, डेफिनेशन लिख दिए, कार्ल मार्क्स का जो वर्क था उसमें जहां पे मेंशन था ये एलिनेशन वो लिख दिया, और क्या चाहिए. और कॉन्टेम्पररी के जस्टिफिकेशन के लिए एग्जांपल. फिर आप आए अपडेट में. अपडेट में क्या था कि जो मतलब करंट अफेयर है एनिलेशन से रिलेटेड, जैसे मैंने यहां पे बात की आईटी सेक्टर का, यहां लिखना है एनिलेशन से रिलेटेड पीवाईक्यूज के कीवर्ड यहां आपको लिखने हैं. उसके बाद वैल्यू एडिशन में आप क्या करोगे कि एलिनेशन का क्रिटिसिज्म यहां लिख दिया. जैसे कार्ल पॉपर क्रिटिसिज्म करते हैं एनिलेशन में कि एनिलेशन होने के बाद इनोवेशन होता है, कि जैसे एमएस धोनी का एग्जांपल है. एमएस धोनी मतलब क्रिकेट खेलने की पैशन थी, लेकिन रेलवे का जॉब लगने के बाद हमेशा स्टेशन पे बैठना, वहां पे एनिलेट हो गए थे एमएस धोनी, राइट.
तो मन नहीं लगता था, कि कभी कभी उनको लगता था कि ये जॉब छोड़ के कहीं और चला जाए, कि ही फीलिंग द एनिलेशन। बट ड्यूरिंग दैट एनिलेशन द इनोवेशन इज दैट कि धोनी, MS धोनी क्रिकेट भी खेलते थे, क्रिकेट का वो फैशन बन गया, वो एक इनोवेशन अंदर आया, और इनोवेशन से MS धोनी एज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, राइट। तो यहाँ पे मतलब ऐसा क्रिटिसिज्म ऑफ वैल्यू एडिशन। फिर उसके बाद आप यहाँ पे और वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं आंसर में, तो डायग्राम, छोटे छोटे डायग्राम्स बना लो। इफ एलिनेशन पे क्वेश्चंस आता है तो ये डायग्राम में यूज करो। थिंकर का वैल्यू एडिशन कर लो, जैसे कि वेबर क्या कहता है कि आयरन केज, जो ब्यूरोक्रेसी है वेबर की, उसमें कहा कि ब्यूरोक्रेसी में आयरन केज है, IAS IPS ऑफिसर एक स्ट्रक्चर वे में बांधे गए हैं, सोशल मीडिया पे अपने ओपिनियन से डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, हम जो सीक्रेट चीजें हैं डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, ऑफिशियल एक बाउंड्री, एक स्टील फ्रेम में रहना पड़ता है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हर चीज में बंधे रहना होता है। तो वेबर कहता है ब्यूरोक्रेसी के आयरन के सेम के उससे भी एलिनेशन हो सकता है। अपडेट्स में देखा कि करंट अफेयर, क्रिटिसिज्म, इन चीजों को ऐड करना है, थ्योरी पे यहां लिखना है। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग में करना क्या है, जब आपका अपडेट्स हो चुका है, जब आपका थ्योरी पार्ट हो चुका है, तो थर्ड पार्ट में जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का कॉलम है उसमें आपको मेमोराइज करना है, उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ओके, रिवीजन की स्ट्रेटजी डीपली वी डिस्कस इन आवर सोशल मंत्रा ओरिएंटेशन सेशन में करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम बताएंगे कि फेज वाइज रिवीजन कैसे होती है, डेली बेसिस आप जो कल पढ़े थे वो कैसे रिवीजन करना है। जो टॉपर थे, प्रिया प्रियदर्शिनी मैडम होगी, जागृति अवस्थी मैडम होगी, उनके रिवीजन के स्लॉट कैसे होते थे वो हम आपको अपने ग्रुप में, जब आप इनिशिएटिव में आ जाओगे तो डेफिनेटली सॉल्व। क्लियर है? ओके, राइट, ओके। तो जब आप ये रिवीजन करोगे इस नोट्स का, तो आपको करना क्या है, इस ब्लॉक में जस्ट कीप रिमेंबर कि यार इंट्रोडक्शन क्या था, एलिनेशन का इंट्रोडक्शन क्या था, लिंकिंग पैरा में जो किताब मार्क्स का वर्क था, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट इन 1844, ये लिखना ही पड़ेगा। तब तक एलिनेशन कहां से मतलब एमर्ज हुआ, कहां से बोर्न हुआ, वो बता नहीं सकते ना। तो इसलिए जब आप एलिनेशन की डेफिनेशन लिखते हो तो उसमें इंक्लूड करो कि इकोनॉमिक दैट्स फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दैट कार्ल मार्क्स दैट एलिनेशन कंसेप्ट वाज एमर्ज, राइट। तो आपको ये लेना है, दैट इज द बॉडी में क्या लिखोगे कि एलिनेशन बैकग्राउंड, ये कैसे एमर्ज हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम भी एलिनेशन होता था। कार्ल मार्क्स ने इसे कैसे अपने कंसेप्ट में ऐड किया कि एलिनेशन कितना रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए। देन उसके पॉजिटिव पॉइंट, कार्ल पॉपर का पॉइंट लिखा, MS धोनी को मैंने यहां मेंशन किया कि कैसे MS धोनी को, उनको भी एक इनोवेशन हुआ एलिनेशन की वजह से, एंड देन ही इज ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, राइट। देन निगेटिव पॉइंट भी आपको इसमें लिखने हैं, एलिनेशन से निगेटिव हो जाते हैं, IT सेक्टर में बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में एलिनेशन की वजह से सफर कर रहे हैं। उसके बाद थिंकर्स का कॉन्ट्रीब्यूशंस, दैट वेबर एंड डर्कहाइम, एज आई सेड दैट, ये आपको लिखना है। कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस में मैंने कहा था गिग इकोनॉमी, IT सेक्टर, दैट इज कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ऑटोमेशन एंड AI, ये आपको यहां सिंपली द कंक्लूजन। मतलब इस नोट्स में आपका थ्योरी पार्ट हुआ जो जरूरी है, रिवीजन हुआ, उसके बाद आपकी नोट्स बनी 1 पेज में खुद की, फिर आपका वैल्यू एडिशन हुआ, वैल्यू एडिशन पे आपका करंट अफेयर हुआ, उसके बाद आपको मतलब थिंकर्स के क्रिटिसिज्म हो गए, PYQs हो गए, एक जगह पे अंडरस्टैंड हो गया, फिर आपका हुआ ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक ही जगह पे इतना सब कुछ होगा, और क्या चाहिए। यही तो प्रिपरेशन है, यही तो GS में आपको करना है कि एक ही जगह पे आप इंटीग्रेटेड अप्रोच से चीजें कर पाओ, राइट। ओके, देन दिस इज अनदर दैट आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट, कि हमने किस तरह से एक ही पेज में जो वाटर क्राइसिस है, प्रिवेंट विकसित भारत मिशन, वाटर क्राइसिस कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, विकसित भारत मिशन, GS की नोट से। हालांकि सोसाइटी में ये यूज होगा। हमने दिखाया कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है, वाटर ट्रेस डिस्ट्रिक्ट हमने मेंशन किए, तो वैल्यू एडिशन यहां पे हुआ। डेटा हमने दिया कि नियरली 70% ऑफ इंडियन वाटर इज कॉन्टेमिनेटेड, ये डेटा हमने कहां से लिया उसको हमने मेंशन किया। फिर रीजंस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी की हमें मेंशन करने पड़ेंगे, हमने जो 4 रीजन लिख दिए,
वहां मेंशन है। उसके लिए मेजर्स क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन क्या होता है, उसके बाद सर्कुलर वाटर इकोनॉमी क्या है, हमने उसके मेजर्स भी दिखा दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे जल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के इनिशिएटिव, एवरीथिंग वी मेंशन हियर। मतलब 1 पेज में हमने स्कीम लिखी, 1 पेज में हमने चैलेंजेस और रीजंस लिखे, 1 पेज में हमने मेजर्स लिखे, इंट्रोडक्शन किया, लिंकिंग पैरा लिखा, वैल्यू एडिशन के लिए डायग्राम लिखा। ये कहां से आया, ये वहां से आया जो 3 ब्लॉक की नोट्स में हम चीजें कर रहे थे। इनिशियल लेवल पे आपको यहां स्ट्रगल होगा, बट वंस यू गेट द क्लियर कट आइडिया हाउ टू मेक द नोट्स ऑन अ सिंगल पेज बाय योर ओन, दैट्स ऑटोमेटिकली सच काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्म और 1 पेजर नोट्स आपको बनाते आएंगे। उसके बाद हमने यहां पे केस स्टडीज लिखे कि रालेगंज सिद्धि पार्टिसिपेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट इन अहमदनगर केस स्टडीज। उसके बाद हिरवे बाजार की केस स्टडीज है, कैसे ये लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग के मॉडल भारत में यूनिक बनाए। दैट इज ऑल अबाउट ओके। विकसित भारत मिशन के बारे में हमने यहां पे पॉइंट लिखे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, गुड गवर्नेंस लिंक किया। मींस विद इन द 1 पेज एवरीथिंग वी क्लियर, राइट। यही है इंटीग्रेटेड अप्रोच। शायद ही ये कहां पे पढ़ाया जाता होगा, लेकिन ये मेरी पर्सनल गारंटी है जब भी ब्रेनस्टॉर्म होगा सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस पे, आपको ऐसे ब्रेनस्टॉर्म बनाने पड़ेंगे और ये कंपलसरी मैंडेटरी रहेगा, डिसिप्लिन अप्रोच के साथ रहेगा। ये नहीं करते हो, नहीं इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन नहीं करना है, जरूरी नहीं है। यहां पे डिसिप्लिन है, यहां पे अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी यहां पे ज्वाइन करना है। क्योंकि ये चीजें आराम से बहुत इजी वे से नहीं होता, इसके लिए टाइम लगता है, बहुत सारा इनोवेशंस करना पड़ता है, बहुत सारी गलतियां करनी पड़ती है, तब जाके ये चीजें होती है, राइट। देन इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपर कॉपी। दो अभी नोट्स बनाना आप लोग सीख गए, उसके बाद असाइनमेंट आपने देखा, सोशो मंत्रा क्या है, सोशो मंत्रा क्यों है, और हमने आपको टॉपर्स की कॉपी के इंपॉर्टेंट के बारे में अगला स्लॉट रखा है कि टॉपर कॉपी एनालिसिस जो हम हर संडे को लेंगे। संडे को आपके साथ आपका टेस्ट डिस्कशन होगा, ओके, और टॉपर की कॉपीज आपके साथ डिस्कस होगी। एटलीस्ट 2 और 3 आंसर्स एवरी संडे। आपका टेस्ट का फीडबैक ऑफ इंडिविजुअली आपके साथ डिस्कस होगा और आपके टॉपर्स के कॉपी आपके साथ डिस्कस होगी कि हम कार्ल मार्क्स टॉपिक थ्रू जा रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स को आपको बताया जाए कि टॉपर ने कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो, क्लास स्ट्रगल हो, मोड ऑफ प्रोडक्शन हो या चाहे एलिनेशन हो, किस तरह से इस पे आंसर लिखा है, किस तरह से एडिशन हुआ है, लिंकिंग पैरा क्या कहता है, डिकोडिंग ऑफ क्वेश्चन स्ट्रेटेजी टॉपर की क्या है, कीवर्ड बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसे लिखता है, कंक्लूजन कैसे लिखा है, क्रिटिसिज्म कैसे लिखा है, और जो थिंकर्स है, क्रिटिसिज्म से और जस्टिफिकेशन ऑफ पॉइंट से वो कैसा है। आगे जागृति अवस्थी मैम का हमने कॉपी लिया है, उसमें बताया कि जागृति अवस्थी मैम ने किस तरह से अपने आंसर को जस्टिफाई किया हुआ है, किस तरह से सप्लीमेंट किया हुआ है। बुलेट पॉइंट नहीं लिख के आना है कि पॉजिटिविस्ट ए कह रहा है, लेकिन पॉजिटिविस्ट इफ ए कह रहा है वेबर हो तो उसका सप्लीमेंटेशन क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, उन्होंने वो भी लिखा है। उससे आंसर को एक ब्रॉडन व्यू मिलता है, एक आंसर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और एग्जामिनर चेकर को लगता है कि बच्चे का नॉलेज कंसेप्चुअली क्लियर है, राइट। दैट इज थ्योरी ऑफ आंसर राइटिंग, कन्वर्ट्स द थ्योरी इनटू द आंसर राइटिंग। जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, हमने दिखाया कि थ्योरी का ब्लॉक था एलिनेशन का, उसको किस तरह से हमने वैल्यू एडिशन किया, किस तरह से ब्रेनस्टॉर्म किया और आंसर में टर्न किया। provides the ready-made answer frameworks every time। as I said कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, लिंकिंग पैरा क्या होगा, लिंकिंग पैरा के बाद बॉडी में बैकग्राउंड लिखना है, डायमेंशंस लिखने हैं, थिंकर्स लिखने हैं, क्रिटिसिज्म लिखना है, कंक्लूजन करना है। तो हम हर चैप्टर, हर क्वेश्चन पे आपके साथ उस फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। ये जब भी सेशंस होंगे, मतलब टेलीग्राम पे हमारे सेशंस, तो आपको बताया जाएगा। उसके बाद वैल्यू एडिशन हमने बताया, ब्लॉक में जब नोट्स बना रहे हो तो डायग्राम ऐड करनी है, कॉन्टेम्परी, पीवाईक्यूज या कोई और एग्जाम से उसमें किस तरह से उस टॉपिक को क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं या दिए जा रहे, उसको भी ऐड करना है। प्रेजेंटेशन आपका आंसर का किस तरह से होना चाहिए, जो सोशियोलॉजिकल कीवर्ड्स है वो किस तरह से आपको ऐड करने हैं। विदाउट सोशियोलॉजिकल कीवर्ड योर आंसर लुक लाइक अ जीएस आंसर, उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए आपके प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज, कौन से कीवर्ड्स ऐड करने हैं हम वो बताएंगे,
राइट, चेक करेंगे, इफ हमें नहीं मिलते तो सजेस्ट करेंगे। आज ही जाना और सोशियोलॉजी के चारों एनसीईआरटी उठा के लास्ट पेजेस में कुछ कीवर्ड्स होंगे सोशियोलॉजिकल, उनको फाड़ लेना, वहां से स्टेपल कर लेना, और रोज व्हाट इज इथनोमेथोडोलॉजी, व्हाट इज फेनोमेनोलॉजी, ये कीवर्ड्स आपको, व्हाट इज पॉजिटिव अप्रोच, व्हाट इज फंक्शनल अप्रोच, है ना, ये चीजें आपको सीखनी है, ये चीजों का आपको मतलब अंडरस्टैंड ही करना है, इसको लिंक ही करना है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ऐड करना है। क्लियर? डेवलपर, सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज, सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज इसी से आएगी। और एक आपको बेस्ट रिसोर्स बताता हूं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आएगी, आज ही खरीद लो, तो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आएगी, सोशियोलॉजिक डिक्शनरी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उसको खरीद लो, या पीडीएफ कहीं पे अवेलेबल होगा उसे खरीद लो, क्योंकि उससे कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी नोट्स बनाओ, उन कीवर्ड्स को अपने आंसर में यूज करो, दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। देन टाइम मैनेजमेंट की 7 मिनट में या 9 मिनट में कैसे तुम्हें आंसर खत्म करना है, ये डेली प्रैक्टिस से हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल की डिमांड है, यहां डिमांड नहीं है, यहां डिमांड इतनी है कि करो, डेली बेसिस पे अपनी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करो। एग्जाम हॉल में जाओगे तो 150 मार्क्स का है तो 7 या 8 मिनट में फिनिश करना है, 250 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मिनट या 10.5 मिनट पे फिनिश करना है, राइट। देन आइडेंटिफाई योर गैप्स, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो, जो गैप्स आपके प्रिपरेशन में, आंसर राइटिंग में ये है, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड योर डायरेक्शन दैट थ्रू आवर टीचिंग, दैट इज द कॉपी, एज वी सेड दैट टॉपर कॉपीज के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि किस तरह से आपके गैप आइडेंटिफाई करना, किस तरह से प्रेजेंटेशन, वैल्यू एडिशन, फ्रेमवर्क क्रिएट करना आपके आंसर्स को। जागृति अवस्थी मैम का कुछ मतलब कॉपी है, इस कॉपी में लिखा है कि शायद ब्लर हो रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, आई ट्राई टू, नहीं हो रहा है, सॉरी, तो ब्लर हो रहा है। तो क्वेश्चन ये था कि कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी में मतलब सिमिलरिटीज बतानी थी, कॉमन सेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दैट इज सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, ओके, विदाउट डूइंग बीटिंग अराउंड बुश। जागृति अवस्थी मैम ने कॉमन सेंस की डेफिनेशन लिखी, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन लिखी, उसको हालांकि यहां पे मैम ने लिंकिंग पैरा नहीं लिखा, शायद उनका अप्रोच नहीं होगा, लिंकिंग पैरा मिसिंग है, लेकिन हम यहां पे लिंकिंग पैरा जैसे कि सोशियोलॉजी का और कॉमन सेंस का एक एग्जांपल यहां पे ऐड करके दोनों को हम बॉडी के साथ इंट्रोडक्शन को लिंक कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, ये हर किसी का मतलब डिफरेंट अप्रोच होता है, इट्स ओके। देन नेक्स्ट मैडम ने सीधा विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश एज डर्कहाइम सेज अबाउट दैट कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी लिखा, सब्सटेंशिएट किया। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी का डेफिनेशन को सब्सटेंशिएट करने के लिए जो कीवर्ड होते हैं वो मैडम ने सब्सटेंशिएट किए। देन कॉमन सेंस हैज द स्टेरियोटाइपिकल, दैट सुपरफिशियल दिखाया। फिर उसके बाद फेनोमेनोलॉजी, दैट इज आइडेंटिफाइज एंड नॉट ओनली राइटिंग द कीवर्ड्स, Jagriti Awasthi ma'am also justifies her point that phenomenology and stereotypical, that keywords from NCERT डिमांड मैडम ने सही एड्रेस किया कि जो कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी थे उनकी डेफिनेशन लिख के आगे बढ़ गए। यहाँ पे मैम ने डर्कहाइम उनका ये लिखा, ओके। उसके बाद डर्कहाइम की कंसेप्ट लिखी कि अबाउट द कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी। देन अगेन नेक्स्ट गोइंग थ्रू दैट फेनोमेनोलॉजी का सप्लीमेंट किया। Then ethnomethodology, another keywords ma'am added in that ethnomethodology. According to the ethnomethodology, what is that common sense and sociology? Again value addition, the simple diagram of common sense and sociology also added, that is we teaches you NCERT के keywords बहुत हुए, value addition यहाँ पे innovations हुआ, ये innovation 1 मार्क्स आपको दे सकता है if you know basis on your daily practice। फिर अकॉर्डिंग टू द गिडन कि व्हाट इज सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज द कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग, गिडन के पर्सपेक्टिव से लिखा। एंड फाइनली दोनों कीवर्ड्स दैट इज सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस को कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, कितना इंपॉर्टेंट है, इनको कंक्लूड किया। दैट्स इट, यही तो डिमांड था, फुलफिल किया, कोई दिक्कत नहीं, राइट। देन नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 7, यहां
ये ओल्ड बैच की असाइनमेंट है, ये सेशनल टेस्ट है। संडे को जो सेशनल टेस्ट होगी, ओवरऑल वीकली बेसिस का पूरा परफॉर्मेंस, मतलब संडे को देखा जाएगा जितने टॉपिक कवर होंगे उन टॉपिक में से पीवाईक्यू हम निकालेंगे, वही संडे के दिन पूछेंगे वी विल आस्क राइट इन द संडे बेसिस। इनिशियल लेवल पे 5 पीवाईक्यूज रहेंगे एंड वंस यू कम इन द रिदम, एक बार आपका फ्लो अच्छा शुरू होने के बाद आपको 7, 8, 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये संडे बेसिस पे। संडे पे आप आंसर लिखते हो, आपको शाम को दिया जाता है संडे को क्वेश्चंस, और मंडे के दिन आपकी कॉपी चेक करके आपको प्रोवाइड की जाती है राइट। ये तो संडे सेक्शनल टेस्ट का असाइनमेंट है। देन 1-to-1 फीडबैक मैकेनिज्म। आफ्टर जो संडे का टेस्ट हुआ, मंडे को जब हम कॉपी देंगे या संडे को प्रीवियस कॉपी या संडे के दिन आपके साथ डिस्कस होगा कि सेक्शनल टेस्ट का डिस्कशन आपके साथ होगा, चाहे वो संडे होगा या मंडे होगा, लेकिन आपने जब भी टेस्ट दी, आपकी कॉपी चेक हुई, तो आपको इंडिविजुअली हमारी टीम से कॉल या हमारी टीम से सेशन अरेंज होगा और आपके साथ 1-to-1 डाउट डिस्कशन होंगे। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्यूरीज है, इसमें एड्रेस किए जाएंगे। एक्स्ट्रा असाइनमेंट फॉर द इंप्रूवमेंट। सम फील होता है कि आप कहीं पे लैग करते हो, तो वी विल प्रोवाइड द एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स। फोकस ऑन द मेंबर्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। फोकस हमेशा यही रहेगा कि आपका मेंबर्स का प्रोग्रेस और उसकी डेवलपमेंट, कौन सी वीकली प्रोग्रेस एंड मॉनिटर राइट। Then concluding remark of this session is that consistency and conceptual clarity in answer writing practice. Answer writing practice से आपको मिलते consistency and conceptual clarity. टाइम पास करने से, घर बैठने से, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से कम फीस है, ज्वाइन कर लो, डेली प्रैक्टिस कर लो। जब भी डाउट्स आए सीधा ग्रुप में मैसेज करो या टीम को कांटेक्ट करो, आपका डाउट डिमोलिश होगा, आपके साथ डिस्कस होगा, और क्या चाहिए। इतना एक्सेस बड़े कोचिंग्स नहीं दे पाते हैं, वो पर्सनल टच, एक पर्सनल मेंटोर नहीं बन पाते। उनका काम है भाई फी सबमिट करो, आओ ज्वाइन करो, चेक करके देंगे, वी डोंट नो द नेक्स्ट आपका होता है नहीं होता है, ठीक है। हर किसी की स्ट्रेटजी है, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस, बट हम क्या दे रहे हैं उसको देखते हैं। पीवाईक्यूज, थिंकर्स एंड इंटरलिंकिंग पेपर 1 पेपर 2 हमेशा रहेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए, इग्नू मटेरियल, एनसीईआरटी मटेरियल, रिवीजन होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, रेगुलर संडे के टेस्ट होंगे, उनको मतलब कंडक्ट किया जाएगा। अवॉइड द ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, ज्यादा रिसोर्स हमने कहा है कि नहीं यूज करेंगे। लिमिटेड एंड स्टैंडर्ड रिसोर्स ही यूज करेंगे, जो रिकमेंडेड रिसोर्स है उसी से आंसर लिखना है, वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। अगेन एंड अगेन आई रिपीट, दिस एग्जामिन चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, योर बेसिक फाउंडेशन। आप कितनी किताबें पढ़े हो, कितना पढ़ाई करके आए हो, नहीं कुछ लेना देना, दैट्स इट। ओके, डेवलप द सोशियोलॉजिकल अप्रोच इन एवरीडे थिंकिंग एंड राइटिंग। जैसे ही हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक वर्डिक्स और द न्यूज कम इन द हिंदू की जो होम मेकर है उनका सैलरीज, पंजाब का कोई एक्सीडेंट का केस था, उसमें कहा कि 30,000 होम मेकर जो अनपेड वर्क है उसका वैल्यू है और उससे भी ज्यादा है। तो वो कैसे सोशियोलॉजी से, वुमेन एम्पावरमेंट, लिबरल फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिस्ट थेरीज क्या है, इसके लिए वो कैसे आंसर में इंक्लूड करनी है, कॉन्टेम्प्रेरी चीजों को कैसे हमें स्टैटिक के साथ लिंक करना है, न्यूज़पेपर, that is the everyday thinking of and writing, right? Then improvement will be gradual, discipline compulsory है, जब डिसिप्लिन होगा तभी इनिशिएटिव ज्वाइन करो, अदरवाइज इनिशिएटिव ज्वाइन करना नहीं है। अकाउंटेबिलिटी चेक होगी, डेली कॉल्स होंगे, कभी कभी रैंडम्स कॉल होंगे आपकी प्रोग्रेस पूछने के लिए, अदरवाइज सॉरी ये इनिशिएटिव आपके लिए नहीं है। लिमिटेड सीट्स रखी गई है, उतने ही बच्चे लेंगे, क्वालिटी डिलीवर करेंगे, नहीं पसंद है 2 दिन में या 1 दिन में डेमो लेके छोड़ दो, दैट्स इट। ओके, देन आवर एड्रेस, सोशो मंत्रा टीम, हमारी टीम का एड्रेस है, यहाँ पे क्यूरीज क्वेश्चन पूछ सकते हो। सोशो मंत्रा 2026 एंड सोशो मंत्रा डैश दैट इज 2026 हमारे दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स है पब्लिक, जहाँ पे हम डेली नोट जो पोस्टेड हियर, ओके, ज्वाइन दिस।
This is the syllabus. Actually, we decoded. Okay, that is the first chapter, paper 1, sociology as a discipline. 10 से लेके 40 मार्क्स का पूछा गया है. सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, उसमें भी थीम है मॉडर्निटी, सोशल चेंज एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी. इस पे ही आज तक क्वेश्चन पूछा गया है. 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ये तीनों टॉपिक पे आपको 3 ब्लॉक की नोट्स बनानी है. इन तीनों ब्लॉक पे क्वेश्चंस पीवाईक्यू पूछे गए. आपको ईच एंड एवरी पीवाईक्यू थ्रू दिस इनिशिएटिव लिखना है. दैट इज द डिमांड. अगला पॉइंट है स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन उधर सोशल साइंस. स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद द अदर सोशल साइंस, दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी. इसके साथ हमेशा सोशियोलॉजी का क्वेश्चन एक 10 मार्क्स का पूछा ही गया है. चाहे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो, 10 मार्क्स यहाँ पे फीस है. मतलब ये टॉपिक 10 या 20 मार्क्स का पूछा गया है. ये टॉपिक 10 या 30 टॉपिक्स पूछा गया है. सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन. जागृति अवस्थी मैम रोड द आंसर ऑन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस. इस आंसर के थ्रू फ्रेमवर्क मिल गया. इफ इन द केस फ्यूचर में सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस पूछता है तो वही लिख के आना है. वही डायग्राम है, वही इंट्रोडक्शन है, वही वेबर का लिखना है. फेनोमेनोलॉजी, इथनोमेथोडोलॉजी वही इंक्लूड करनी है. कंक्लूजन में दोनों कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस सोशियोलॉजी एज वेल एज कॉमन सेंस लिखना है. और क्या चाहिए, हो गया. और रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. फिर सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, उसमें हमने थीम आइडेंटिफाई की. टोटल मार्क्स किसके पूछे जाते हैं, 10 से लेके 50, कभी 30 मार्क्स के लिए, कभी 40 मार्क्स, और मैक्सिमम वेटेज 50 मार्क्स का है. उसके बाद सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, ये 20 मार्क्स से लेके 110 मार्क्स का पूछा जाता है मैक्सिमम. लेकिन आजकल इस टॉपिक पे क्वेश्चन अप्लाई नेचर के आ रहे हैं, एप्लीकेशन, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है. अब रोट लर्निंग बंद करो. जो भी कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज है, जो भी इश्यूज प्रेजेंट डे में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको थिंकर्स के व्यूज, आपके व्यूज किस तरह से आप शेप करते हो, वो देखना चाहते. दैट इज द मैटर. ओके, कि एग्जामिनर देखना चाहता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितना होलिस्टिक है, कितना बेसिक कंसेप्चुअल है. तो कार्ल मार्क्स, दैट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन, क्लास स्ट्रगल. इमेल डर्कहाइम, दैट इज सुसाइड थ्योरी, 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड, इगोइस्टिक सुसाइड. ओके, देन मैक्स वेबर, that is Max Weber, bureaucracy, iron cage, that is social action, Talcott Parson, not toughest, easy but very deep and very conceptual. Okay, that is social system. Then Robert K. Martin, conformity and deviance, latent and manifest function. कंसेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन आने वाला है, इसी पे क्वेश्चन बनता है. पिछले क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बाहर नहीं जाएगा. बता इसलिए रहा हूं सिलेबस की डेली इस तरह से हमें सिलेबस की आरती करनी है, डेली आरती बोलनी है. जब तक ये सिलेबस के पॉइंट्स आपको नहीं समझते, जब तक आप पोपट पंछी तरह नहीं बोलते, तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ा है, किससे रिलेटेड है. आगे बताऊंगा कि कार्ल मार्क्स की एनिलेशन कंसेप्ट कैसे जीएस में लगती है, कैसे एनसीईआरटी में दी हुई है, और कैसे सोशियोलॉजी में एलिनेशन मतलब स्टैटिक एज वेल एज कॉन्टेम्प्रेरी हम देखते हैं. तो क्वेश्चन का नेचर अप्लाई हो गया है. उसके बाद करंट एंड कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस बहुत रखता है क्वेश्चन. हाउ टू एस्पिरेंट लिंक दैट टॉपिक, दैट करंट टॉपिक विद दैट स्टैटिक, इंपॉर्टेंट है. यहां पे हमने रिसोर्स मेंशन किए हुए हैं पेपर 1 के लिए. रिसोर्स है एनसीईआरटी 11 एंड 12 की, पेपर 1 के लिए आपको जनरली रेफर करनी है. 4 एनसीईआरटी है. ओके, उसके बाद इग्नू का मटेरियल है बीए और एमए का, उसमें भी ISO 13 या कुछ लिमिटेड है, हम डेली बेसिस पे वो प्रोवाइड करेंगे. कौन से टॉपिक के लिए कौन सा पढ़ना है. नितिन सांगवान के किताब से, नितिन सांगवान सर IAS है, अच्छी किताबें हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है. लेकिन एक डायरेक्शन, एक नेविगेशन देने के लिए बेस्ट किताब है, जो कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग देगी, एक प्रॉपर वे में सिलेबस को अंडरस्टैंड करवाएगी. देन हर्लम्बस एंड हल्बोन, ये बड़ी किताब है, ब्लू कलर की रहेगी. सब कुछ नहीं पढ़ना है, सोशियोलॉजिस्ट नहीं बनना है, एस्पिरेंट बन के IAS ऑफिसर बनना है, इतनी ही डिमांड रखोगे तो लिमिटेड टॉपिक दैट इज सोशल पर्सपेक्टिव से चैप्टर वहां से पढ़ना है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वहां से पढ़ना है, मेथोडोलॉजी और सोशल थ्योरीज वॉस किताब में से पढ़ना है. जब डेली हमारा इनिशियल स्टार्ट होगा, जब हम थिंकर्स पे आएंगे, तो अब आपको बताते रहेंगे कि हर्लम्बस एंड हल्बोन से क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स है. इफ वी गेट द PDF, we'll provide the pages for that particular
topic for you for notes making, as well as will teach you how to make notes from that book. Then reads are compulsory, reads are बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी थिंकर हमने किया, कार्ल मार्क्स हो गया, डर्कहाइम हो गया, वेबर हो गया, टालकट पार्सन हो गया, मेड हो गया, ओके। तो रिडजर को थिंकर वहां से करने ही करने हैं, रिडजर की किताब लेनी ही लेनी है, थिंकर्स का बेसिक फाउंडेशन करना है। उसके बाद सोशियोलॉजी एंड डिक्शनरी, जैसे मैंने कहा ऑक्सफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स का डेफिनेशन है जो आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में बहुत काम आएगी, राइट। देन दिस हैपन, ओके। देन ये पेपर 2 है। पेपर 2 का हमने यहाँ पे देखो कि जैसे कि जीएस घुर्रे, एम एन श्रीनिवास, दैट इज आवर इंडियन थिंकर, इनके लिए दैट इज बी के नागला इज इनफ, ओके। तो इसके लिए भी यहाँ रिसोर्स, ये यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, ओके। तो इसको हमने ग्रुप में सोशो मंत्रा, सोशो मंत्रा, इस ग्रुप में हमने ये प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बीए का मटेरियल यूज करना है और एमए का सोशियोलॉजी के लिए सिलेक्टिव एनसीईआरटीज 4 है। जो पेपर 2 के लिए मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वुमेन्स मूवमेंट होगी, उसके बाद इन्वायरमेंट मूवमेंट होगी, उसके बाद दलित मूवमेंट्स होगी, कितनी इंपॉर्टेंट है उनको समझने के लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी। नितिन सांगवान, दैट अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर 2, देखना है। बीके नागला इंडियन थिंकर्स के लिए है, श्रीनिवास हो गए, गांधी जी हो गए, अंबेडकर हो गए, देसाई हो गए, इनको घुर्रे हो गए और इरावती कर्वे हो गए, इनको समझ के लिए बीएन नागला पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। जैसे रिडजर पेपर 1 में है थिंकर्स के लिए, वैसे तुम्हें पेपर 2 के लिए बीएन नागला पढ़ना पड़ेगा। सोशल इश्यूज के लिए राम आहूजा की किताब है, जैसे डाउरी डेट्स होते हैं, ओके। उसके बाद हॉरर किलिंग्स हो गए, इनके कंसेप्ट है, एसिड अटैक्स है और अनटचेबिलिटी है, वुमेन्स के इश्यूज है, पैट्रियार्की है, चाइल्ड मैरिज है, एजुकेशन है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन द राम आहूजा, बीके नागला, बीएन नागला एंड राम आहूजा। सोशल इश्यूज कंपलसरी ले लो, इनकी फोटोज और इनके नाम्स मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप दैट इज सोशो मंत्रा में डाले हुए, प्लीज वहां पोस्ट किए हुए हैं। और या तो फिर नहीं है तो टीम को मैसेज करो सोशो मंत्रा टीम पे और पूछ लो कि सर सोशियोलॉजी के रिसोर्स की लिस्ट दो, ओके। दैट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एससी दुबे एंड हसनैन, इंडियन सोसाइटी के लिए एससी दुबे की किताब इंडियन सोसाइटी के लिए काफी अच्छी है, और हसनैन ऑथर है, उनकी भी इंडियन थीम्स एंड इंडियन सोसाइटी, टाटा मैग्रो हिल की किताब है, काफी अच्छी है, इमिनेंट राइटर है, पढ़ो अच्छे से। इंडियन सोसाइटी के चैलेंजेस, जो 70 या 80 मार्क्स का पेपर 1 जीएस में पूछा जाता है, वो आपका पेपर 2 में भी कवर होगा और सोसाइटी जीएस 1 में भी कवर होगा। और टॉपर्स कॉपी आपको ग्रुप में बताई जाएगी, कौन से टॉपर्स की कॉपी रेफर करनी है। ये टॉपर की नोट्स रेफर करनी है तो तुषार अंशु सर के नोट्स है, नेहा भोसले मैडम के नोट्स काफी बढ़िया तरीके से वैल्यू एडेड है, और अमीनेश प्रधान सर के नोट्स है जो आप देख सकते हो। अब करना क्या है कि दिक्कत ये हुई कि सर पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे लिंक करें, तो हमने क्या किया, पेपर 1 और पेपर 2 के इंटरलिंक करने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा है, ओके। जैसे कि ये पेपर 2 का टॉपिक बी है सोशल स्ट्रक्चर, उसमें रूरल एंड अग्रारियन सोशल स्ट्रक्चर है। तो कार्ल मार्क्स की कंसेप्ट है पेपर 1 में, जैसे हमने डिस्कस किया है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एलिनेशंस एज वेल एज क्लास स्ट्रगल, मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो एलिनेशन कंसेप्ट को हमें लिंक करना है पेपर 1 के साथ और पेपर 2 के साथ। तो कैसे लिंक करोगे कि लैंड रिफॉर्म दैट इज सोशल स्ट्रक्चर में है, लैंड रिफॉर्म है तो कार्ल मार्क्स लैंड रिफॉर्म दैट इज दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें आया था 1969 को एक नक्सलबारी में मूवमेंट हुई थी, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ, दैट नक्सलिज्म इज एमर्ज। फिर उनका एलिनेशन हुआ क्योंकि कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड लोग उसकी जमीन ग्रैब कर रहे थे। तो ये जीएस के 11 की किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म उसमें भी मेंशन है। फिर हिस्ट्री में जो
लैंड रिफॉर्म कॉलोनियल पॉलिसीज है, दैट इज जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, कैसे कॉलोनियल पॉलिसी के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लैंड रिफॉर्म कैसे रिस्पॉन्सिबल रहा इसको मतलब सेटल करने के लिए। फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस लैंड रिफॉर्म की वजह से एनिलेशंस कैसे होने लगा, एलिनेशन से इनोवेशन कैसे हुआ, कार्ल पॉपर इसको कैसे इनोवेशन में टर्न करता है। देन अंबेडकर, इट लिंक विद दैट अंबेडकर इन द पेपर टू एलिनेशन की एलिनेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर जी ने क्यों लिखी, क्योंकि दलितों के साथ अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, उनको एलिनेट होने लगे एंड दे आइसोलेटेड फ्रॉम दैट मेन स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी। दैट्स द अंबेडकर जी also wrote the books on it, how the annihilations bring the innovations through this, and that link to with that paper 2 विथ पेपर 1 एलिनेशन कंसेप्ट। क्लियर है? अंबेडकर जी की कंसेप्ट दलित मूवमेंट, एलिनेशन एंड दलित मूवमेंट, दलित पैंथर, एंड दैट देर इस्टेब्लिश देयर ओन सॉवर्निटी, ओन देर अस्तित्व, राइट। सो पेपर 1 में एलिनेशन स्टैटिक है, ले ऑफ होना, उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट के सुसाइड्स है, उसके बाद एलिनेशन के ओरेकल अमेजॉन के मैंने एग्जांपल दिया, वहां स्टैटिक पढ़ना है, वहां कॉन्टेम्परेरी से पेपर 1 में लिंक करना है कार्ल मार्क्स को। उसके बाद पेपर 2 में जब आओगे तो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, एलिनेशंस, नक्सलबारी, देन नक्सलाइट मूवमेंट, एंड देन अंबेडकर जी, दैट दलित पैंथर एंड दलित मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग दैट इज कोरिलेटेड टू ईच अदर, राइट। Then this is the syllabus altogether, okay। तो ये रहा टोटल आज के सेशन ओरिएंटेशन का। हमने टॉपर्स कॉपी डिस्कस की, हमने पीवाईक्यू, ये रहे पीवाईक्यू जो हम 2013-18 में पूछा गया था। सोशियोलॉजी इमर्ज इन द यूरोप, फ्लरिश बिगैन विद द सोशल रिफॉर्मिस्ट यूएसए, इमर्जेंस पे आ रहा है, 10 मार्क्स को आ रहा है, ओके, सिंपल है। तो डेली आपको इनिशिएटिव, मतलब जब डेली हमारा इनिशिएटिव फंक्शन होगा तो इस तरह से हम आपको डेली पीवाईक्यूज दिएंगे और पीवाईक्यूज के साथ नोट्स प्रोवाइड होगी, आपको लिखना है। इस तरह से ये इनिशिएटिव प्रोसीड करेगा। वट एवर योर डाउट्स, वट एवर योर क्यूरीज, यू शुड बी मेक कमेंट्स ऑन द बॉक्स, वी विल एड्रेस योर क्यूरीज एंड आवर टेलीग्राम हैंडल्स आर देयर, यू कैन रीच आउट टू अस फॉर योर क्यूरीज, योर डाउट्स एंड योर इश्यूज, राइट। तो टाइम हो चुका है, चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल से इनिशिएटिव शुरू होगा, जितना पॉसिबल हो सके मेक योर एडमिशंस एंड आफ्टर दैट 30 एडमिशंस वी विल क्लोज द एंट्रीज, लिमिटेड सीट्स है। और आपको ई डेमो लेना है तो 1-2 दिन का आप डेमो ले सकते हैं, उसके बाद आप एग्जिस्ट कर सकते हो, उसके बाद एंट्रीज अलाउड नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।